सो हाय एवरीवन। अभी तक हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक है लिविंग वर्ल्ड और एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं पहले बता देती हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं सिलेबस में, बट अभी जो कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। इसलिए इन वीडियोज़ में सिर्फ जो जो भी एनसीईआरटी में लिखा है मैं वो पढ़ा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो मुझसे तो अपनी बुक निकालो और साथ साथ में जो भी हाईलाइट करते हो हाइलाइटर या पेन निकाल के बैठो और मेरे साथ साथ अंडरलाइन करो। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता है। चलो, तो बिना वेस्ट किए हुए अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Okay, in previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker. हमने देखा था अभी लास्ट जो चैप्टर था उसमें जो विटाकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? तो मोनेरा, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटेई। ठीक है, इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटेई के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Obviously, time के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है। जैसे फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटेई। देखो, पहले क्या था, जिन जिन के भी पास भी सेल वॉल थी उन सबको प्लांट के अंदर रख दिया था। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था ना लीनियस थे, उसने क्या किया था, जिनके पास सेल वॉल है उन सबको प्लांट किंगडम था उसके अंदर रख दिया था। लेकिन और जैसे लेकिन अब फिर जैसे ही हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला, फिर विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। तो जैसे जो साइनोबैक्टीरिया था जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते थे, अब एल्गी तो रही नहीं क्योंकि वो तो बैक्टीरिया के अंदर आती है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या आया था। एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांट किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, लेट अस look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. देखो, ऐसा था कि एंजियोस्पर्म्स में कुछ तो उनके कैटेगरीज थी, कुछ उनके कैरेक्टर्स थे जिनके कारण चेंज इफेक्ट पड़ा है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पे। क्या? देखो, हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो यूजेस के बेस पर क्लासिफाई किया था जो कि एरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद लीनियस ने क्या किया था, सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिए थे, जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये सब लेके उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना लिया था, जो कि मेनली बेस्ड किस पे था, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था या फिर एंडोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, जो कि लीनियस ने दिया था। लेकिन ऐसे जो सिस्टम्स थे वो आर्टिफिशियल थे। क्यों? क्योंकि इस कारण जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो अलग अलग हो गई थी और जो डिफरेंट कैरेक्टर्स में अलग अलग स्पीसीज हैं वो साथ में हो गई थी। इसलिए ये जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था। और इस सिस्टम में क्या होता था, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और जो एसेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इक्वल वेटेज दे रहे थे। हम रीड करते हैं कि ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी एसेक्सुअल या जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो मोर इजीली इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। इसीलिए इस सिस्टम के अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जो किस पे बेस्ड था? विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। आर्टिफिशियल सिस्टम था, फिर उसके अगेंस्ट में ना नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तक उनका सब कुछ हमने देखा। क्या क्या लिया हमने उसमें, जो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था अमंग द ऑर्गेनिजम्स। एंड हमने उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स कंसीडर नहीं करे, हमने उसमें इंटरनल फीचर्स भी कंसीडर करे। क्या क्या? जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारे फीचर्स भी हमने उसमें इंक्लूड करे। तो ये जो क्लासिफिकेशन था फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज बेंथम
एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, मीन्स बेंथम एंड हुकर। हम कैसे याद रख सकते हैं? डायरेक्ट बेंथम एंड हुकर, ठीक है, वो कि नाम आएगा तो हम एमसीक्यू में चूज कर लेंगे। नाउ एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के टाइम पे, अभी के टाइम पे, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है? जो भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड चल रहा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बनाया है? उनके बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से अभी के टाइम पे ये चल रहा है। अब this assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। ये जो phylogenetic classification system है, ये क्या assume करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में बिलोंग करते हैं ना, उनके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है। तो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास ना सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम उन सोर्सेज का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, अब जो भी डिफ़िकल्टीज होती थी ना पहले क्लासिफिकेशन करने में, अब उनमें मदद होने लगी है। अब ये कब इम्पोर्टेंट हो जाता है सारे सोर्सेज का यूज़ करना? जबकि हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस ना हो, ठीक है। तो दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट when there is no supporting fossil evidence। अब इसमें देखो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हमको समझ में आ रहा है कोई नंबर जैसी कोई चीज हो रही होगी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर बेस्ड है जो भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। हम क्या कर रहे हैं? हम सारे कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स असाइन कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर में। क्या है? नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। इसमें क्या होगा कि हम कम टाइम में या फिर इक्वल टाइम में हम ना हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हम कंसीडर कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी और सेम टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर कर लेंगे। ये क्या थी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जहाँ हम नंबर और कोड असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। सेकेंड वन इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी से हमको क्या, साइटो वर्ड से हमको क्या समझ में आ रहा है? सेल, सेल का स्ट्रक्चर। तो साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ठीक है। किस किस पे बेस्ड है? फिर से देखो, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। फिर थर्ड सोर्स क्या है? इज कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल, मतलब हम यहाँ पे केमिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो कीमो टेक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स, मीन्स जो प्लांट्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका यूज़ करके हम कन्फ्यूजन्स रिजॉल्व करते थे, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करके। और इसको आज के टाइम पे भी जो टेक्सोनॉमिस्ट है वो यूज़ करते हैं। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी इसमें, क्या क्या? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। हमने यहाँ पे 3 चीज़ की स्टडी करी है। नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले एल्गी, ठीक है। सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे। तो एल्गी क्या होती है? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग क्योंकि प्लांट है। तो अब देखो सबसे सिंपल होगी, सिंपल थैलॉइड, इनके पास थैलस प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक, जो सबसे ज़्यादा होती है वो एक्वाटिक होती हैं, जो कि दोनों फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में रह सकती है, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, बहुत सारे हैबिटेट्स में एल्गी प्रेजेंट होती है। जहाँ पे भी थोड़ा मॉइस्चर हो गया एल्गी ग्रो हो करेगी, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था, फंजाई एल्गी के साथ रहती थी, उसको हम लाइकेन बोलते थे, ठीक है। तो सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, जिसको हम लाइकेन बोल रहे हैं। और कुछ कुछ जो है एल्गी वो एनिमल्स पे भी रहते हैं, जैसे स्लॉथ बियर। नाउ जो फॉर्म एंड साइज होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। नोट करो, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एल्गी का साइज और फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कैसे? रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक
वॉलवॉक्स। जो कॉलोनियल फॉर्म्स है वो, जैसे जो वॉलवॉक्स है वो कॉलोनी बनाएगी, और कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। अभी हम आगे इनकी पिक्चर भी देखेंगे, ठीक है। कुछ मेरीन फॉर्म्स भी होती है जैसे कैल्प्स, जो कि मासिव प्लांट बॉडीज हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है वॉलवॉक्स जो है कॉलोनी बनाएगी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा जो है वो फिलामेंटस होंगे, और जो कैल्प है वो मासिव प्लांट बॉडी है। ओके नाउ, अब एल्गी रिप्रोडक्शन कैसे करेगी? तीनों मेथड से करेगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव में कैसे फ्रेगमेंटेशन करेगी, एसेक्सुअल में स्पोर्स बनाएगी। अब हम देखते हैं आगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। हर एक जो फ्रेगमेंट होगा वो डेवलप करता है थैलस में। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। अब asexual reproduction is by the production of different types of spores। अभी हमने देखा asexual reproduction किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन बीइंग होता है वो होता है जू स्पोर्स। ये क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होंगे, दे आर फ्लैजिलेटेड, दैट इज मोटाइल। और जब ये जर्मिनेट करेंगे, जो स्पोर्स है जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये न्यू प्लांट्स बनाएंगे, ठीक है। ये हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स से होगा। ये जो गैमीट्स हैं ये कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, जो हम समझते हैं। अब ये जो है ये दोनों ही सिमिलर इन साइज में है। कौन कौन, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है, ये दोनों सेम साइज के हैं। सेम साइज के को क्या बोलते हैं हम, आइसोगैमस। ये दोनों सेम साइज के हैं मींस आइसोगैमस हैं। बट यूलोथ्रिक्स के पास फ्लैजिला है एंड स्पायरोगायरा जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। हम याद रख सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा, वर्ड में स्पायरो है मींस वो स्पायरली मूव कर रहा है, ठीक है। उसको फ्लैजिला की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो जब सेम साइज के होंगे तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अब जब दो ऐसे गैमीट्स जो डिसिमिलर हैं साइज में, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है तो हम उनको एनाइसोगैमस बोलते हैं। तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या है, यूडोरिना। यूडोरिना। ओके नाउ, ऐसा फ्यूजन कैसा कि एक लार्ज गैमीट है, ठीक है, एक लार्ज गैमीट है और एक छोटा गैमीट है। अब जो लार्ज गैमीट है वो नॉन मोटाइल है मींस स्टैटिक है, जो कि यहाँ पे फीमेल गैमीट है। और जो स्मॉल गैमीट है जो कि मोटाइल है और मेल है वो ऊगैमस है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊगैमस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। जब दोबारा रिवीजन करोगे ना तो ये डायरेक्ट पढ़ना है, इस पूरे पैरा में जब हमसे एग्जाम्पल है यही पे यही लिखा है। नाउ अभी ये एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। बहुत सारे टाइप में से बहुत सारी वेराइटीज में यूजफुल होती है एल्गी। कैसे, देखो जो एल्गी होती है ना वो मैन के लिए या ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे, एटलीस्ट a half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae। मीन्स टोटल जितनी भी पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है ना अर्थ पे, उससे जो आधी है वो एल्गी करती है। समझ रहे हो कैसे, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करेंगी तो एनवायरनमेंट, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देंगी। और जो भी एक्वाटिक एल्गी है, ठीक है, उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड का। मीन्स यही बेसिस बनाएंगे, जो भी फूड साइकिल है ना, फूड साइकिल्स का बेसिस कौन, यही एल्गी होंगी। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। देखो, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जो कि बेसिस बनाएगी फूड साइकिल्स का सारे एक्वाटिक एनिमल्स का। इसमें से मेन स्पीसीज कौन कौन सी है, देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया,
and sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. जो भी marine algae में जो भी 70 species हैं उनमें से porphyra, laminaria and sargassum जो है उनको हम food के रूप में यूज करते हैं. ठीक है. अब कुछ ऐसी एल्गी है जो कि वाटर होल्ड कर सकती हैं. कैसे? देखो, certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids. हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. मींस जो ब्राउन और रेड एल्गी है उनमें से जो कुछ स्पीसीज इनकी ऐसे सब्सटेंस बनाती हैं जो कि वाटर होल्ड कर सकते हैं. जैसे ब्राउन एल्गी क्या बनाती है? ब्राउन एल्गी अल्जिन बनाती है और रेड एल्गी केराजीन बनाती है. इसको याद कैसे रख सकते हैं? रेड कलर की कार है. ठीक है, तो रेड एल्गी केराजीन बना रही है. विच आर यूज कमर्शियली. ऑब्वियसली कमर्शियली यूज होता है. अब अगार. अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो कि रेड एल्गी बना रही है. कौन सी एल्गी बना रही है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलारिया. इट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलारिया. यहां हम लिखते हैं जेलिडियम और जो ग्रेसिलेरिया है वो अगार बना रही है. ओके. अगार का यूज किस चीज के लिए करते हैं हम? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और जो भी आइसक्रीम्स और हम जेलीज बनाते हैं ना उनके प्रिपरेशंस के लिए अगार का यूज होता है. नाउ क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स. देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर एल्गी है. ओके. क्लोरेला कैसी है? यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन्स में रिच है और जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ना उसको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, ये हमने नॉर्मल देखा. अब जो एल्गी है उसको भी 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्लोरोफाइसी. ठीक, क्लोरोफाइसी स्टार्ट करते हैं. जो क्लोरोफाइसी वर्ड से जो क्लोरो है इससे हमको क्लोरोफिल जैसा साउंड कर रहा है. ठीक है, तो जो भी मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के हम उनको कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी. ओके. अब जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है. इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन. ग्रास ग्रीन कलर के होंगे. क्यों? ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स. कौन कौन से पिगमेंट्स इनके पास? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ये पिगमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेट है. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग टाइप का, अलग अलग शेप का हो सकता है. कैसा? किसी में डिस्कॉइड हो सकता है, किसी में प्लेट लाइक हो सकता है, किसी में रेटिकुलेट हो सकता है, किसी में कप शेपेड हो सकता है, स्पाइरल, रिबन शेपेड. इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट होगा. ठीक है. इसमें से जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज बॉडीज होती हैं. देखो, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज. उन स्टोरेज बॉडीज को क्या बोलते हैं हम? पायरिनॉइड्स. जो कि कहाँ लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड है. अब पायरिनॉइड्स हैं क्या? देखो, पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. मींस अंदर स्टार्च होगा और बाहर प्रोटीन होगा. फिर से रीड करते हैं. पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. ठीक है. अब कुछ एल्गी जो होती हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती हैं. सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है. अब ग्रीन एल्गी की सेल वॉल कैसी होगी? ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल. यूजुअली तो रिजिड सेल वॉल ही होती है, जो कि इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की होगी, इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, एंड जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की होगी. फिर से देखते हैं. इनर लेयर सेल्यूलोज की होगी, आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज की होगी. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन से ही होता है. एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है और सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से होता है. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. अब तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होगा? बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो कि किसके अंदर बन रहे हैं? जूस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं. ओके.
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। जो सेक्स सेल्स बनेंगी उनका टाइप जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। कैसे? ये आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। कारा को हम चारा जैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे चारा हरा होता है तो वो क्लोरोफाइसी के अंदर आ रहा है। ये एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसका हम कैसे याद रखते हैं, इसका एक निमोनिक है ग्रीन कलर की एसयूवी कार, ठीक है। ग्रीन से हो जाएगा क्लोरोफाइसी, कलर से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, और एस से स्पायरोगायरा, यू इज यूलोथ्रिक्स, वी इज वॉलवॉक्स एंड कार से ऑब्वियसली कारा। हमने देखा था वॉलवॉक्स कैसा था, कॉलोनियल था ना, कॉलोनियल अभी हमने देखा था। तभी हम फिगर में और देखते हैं। देखो दिस इज द डायग्राम। जो फिगर ए है वो किसका डायग्राम है? वो है वॉलवॉक्स का। वॉलवॉक्स जो है, देखो वॉलवॉक्स नाम में बॉल आ रहा है, तो देखो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर हुआ है ना, एकदम सर्कल राउंड सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। जो बाहर बनी हुई है वो उसकी पेरेंट कॉलोनी है, और जो अंदर है वो उसकी डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। अब नाउ यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस था, तो देखो ये देखो स्ट्रेट फिलामेंट, छोटे छोटे फिलामेंट्स बने हुए हैं ये, तो ये यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स देखो सीधा सीधा जा रहा है। यूलो मान लो कोई इंसान, कोई भी लड़का है, सीधा साधा सा लड़का है, तो वो सीधा 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 एक ट्रैक पे जा रहा है। ऐसे एक थोड़ी सी कहानी बोली जिसमें याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी एल्गी? फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, जो कि प्राइमरीली जो है वो मेरीन हैबिटेट्स में हमको मिलती है। तो अब हम फियोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं। तो फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर की दिखती है इसीलिए। ये प्राइमरीली कहाँ पाई जाती है? ये इनका मेरीन हैबिटेट होता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो साइज और फॉर्म है उसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे? ये स्मॉलेस्ट एकदम छोटी साइज से लेके एकदम मासिव साइज तक की एल्गी हमको इसमें मिलती हैं। तो दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एकदम सिंपल है, फिलामेंटस है, से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। ये दो एग्जाम्पल हमको ने देख लिए कि जो एक्टोकार्पस है ये सिंपल ब्रांच है, और जो कैल्प्स है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच है। कितना होता है? 100 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? दे पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ये 4 पिगमेंट्स इनके पास होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अभी हमने देखा इनको ब्राउन एल्गी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इनका जो कलर है वो, इनमें कौन कौन से क्लोरोफिल मतलब कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं, और यही पिगमेंट्स जो है इनको कलर देंगे। तो कलर कैसा होगा इनका? वेरी करेगा, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक इनका कलर होता है। इसी के कारण इसको हम ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर है किस पिगमेंट पे डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ेंथोफिल पिगमेंट। जितना अमाउंट होगा ज़ेंथोफिल पिगमेंट का उतना ही ब्राउन शेड होगा। तो और कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन। देखो दोनों नाम से सेम है, तो ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन देम, उन्हीं में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाउ इसमें कौन सा फूड स्टोर होता है? किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटोल। ये याद रखना। इसमें जो ब्राउन एल्गी है किस फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है? लेमिनारिन और मैनिटोल, ये दोनों क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। नाउ द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। हमने देखा था कि किसी किसी एल्गी में
तो हमने देखा था कि किसी किसी एल्गी में ना वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, तो यही जो ब्राउन एल्गी है उसमें भी हाइड्रोकोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे है कि इनमें जो वॉल है, जो सेल वॉल है, वो कैसी है, सेलुलोज की है, जिसकी आउटर कवरिंग, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो एल्जिन की होती है। ठीक है, ये एक जेलेटिनियस कोटिंग है और ये हाइड्रोकोलाइट्स के जैसे एक्ट करेगा। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनकी सेलुलोजिक वॉल होती है, ठीक है, जो यूजुअली जो आउटसाइड कैसे कवर्ड होती है, वो एक जेलेटिनियस कोटिंग होती है अल्जिन की, उससे कवर होती है। अल्जिन क्या है? अल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड है। हाइड्रोकोलाइड मींस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ठीक है ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, देखो प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स तो है, बट प्लास्टिड्स के साथ साथ एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी है और न्यूक्लियस भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम वाया होल्ड फास्ट। जो सबस्ट्रेटम है उससे किसकी हेल्प से जुड़ी होगी प्लांट बॉडी? होल्ड फास्ट की हेल्प से जुड़ी होगी। और उनके पास स्टॉक है, स्टाइप है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। अभी हम ऊपर इमेज में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है, गैमेट्स का यूनियन होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। कैसे जूस्पोर्स है? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं दैट आर पियर शेपेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस शेप के होते हैं? पियर शेप के होते हैं। और दे हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। उनके पास दो अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस भी हो सकता है, मीन सेम साइज के गैमीट है, एनाइसोगैमस भी होता है, डिफरेंट साइज के गैमीट्स हैं, और ओगैमस भी हो सकता है। ओगैमस में क्या होता है? मेल फीमेल जो है वो लार्जर होती है, मेल स्मॉल साइज का होता है। नो, इनका जो गैमीट्स है उनका यूनियन कहाँ होगा? यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर, पानी में भी हो सकता है या फिर उसी oogonia के अंदर भी हो सकता है। मींस जो भी oogamous स्पीसीज है अभी हमने देखा जिसमें फीमेल की साइज बड़ी होती है और फीमेल नॉन मोटाइल होती है और मेल की साइज छोटी होती है, वो मोटाइल होता है, उसको हम oogamous स्पीसीज बोलते हैं। मींस जो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस स्पीसीज हैं उनके गैमीट्स का यूनियन वाटर में होगा और जो oogamous स्पीसीज हैं उनका जो गैमीट्स का यूनियन है वो oogonia के अंदर होगा। गैमीट्स भी पियर शेपेड है। अभी हमने देखा जो स्पोर्स थे वो भी पियर शेपेड थे और गैमीट्स भी पियर शेपेड हैं। हम पियर शेपेड को पायरिफॉर्म भी बोलते हैं। ये भी फ्लैजिलेटेड है। कैसे फ्लैजिला है? इनके पास दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमेरिया, सरगैसम, फ्यूकस। इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है? इक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। अब हम देखते हैं इनको फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में ये सबसे पहले एग्जाम्पल है ये लेमिनेरिया का है। लेमिनेरिया हम याद कैसे रखेंगे? ये थोड़ा सा इन पे जो है देखो स्पेस दिख रहा है, लेमिनेशन यूनियन से वर्ड रिलेट करो लेमिना, मीन्स इनके पास थोड़ा साइज है। ये देखो लीफ जैसा दिख रहा है। देखो मान लो यहाँ सबस्ट्रेटम है तो सबस्ट्रेटम किसकी मदद से जुड़ता था? होल्ड फास्ट की हेल्प से जुड़ता था। ये स्टाइप है और ये फ्रॉन्ड है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल किसका है हम देखते हैं नीचे। ये है फ्यूकस। आप इमेज से सोचने की कोशिश करो, ये एफ जैसा लग रहा है क्या? देखो एफ कैसा होता है? एफ होता है ऐसा है, इसमें ये ये एफ ऐसा होता है। ठीक है, दो डंडे बने हुए हैं तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एफ देखो थोड़ा ऐसे साइड से देखेंगे ना तो मान सकते हैं हाँ थोड़ा एफ जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो हम याद रख सकते हैं कि ये फ्यूकस है जिसमें यहाँ पे ये होल्ड फास्ट है, ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है वो फ्रॉन्ड होता है
और जो स्पेस ये दिख रहा है, सर्कल सर्कल दिख रहा है, ये एयर ब्लैडर है, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो लाइंस हैं, इनको हम मिडरिप बोलते हैं। सारे जितने भी फिगर हैं उनमें जो नेमिंग है वो भी अच्छे से याद रखनी होती है। नाउ थर्ड वन इज डिक्ट्योटा। डिक्ट्योटा वर्ड से हम सोचो डांस, इसके कितनी सारे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, देखो ऐसी 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 है ना, कितनी सारी ब्रांचेस। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि ये डांस कर रहा है पेड़, डांसिंग प्लांट है। तो डी से डांसिंग, डी से डिक्ट्योटा, ठीक है, डिक्टम डिक्टम डांस कर रहा है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो इसका ये टाइप है और ये फ्रॉन्ट है। तो ये थी ब्राउन एल्गी, ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है डिक्ट्योटा। ओके, नाउ वी विल रीड रेड एल्गी। तो रेड एल्गी जो है उसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है इनकी बॉडी में? आर फाइकोइरिथ्रिन। जो आर फाइकोइरिथ्रिन है यही रेड कलर दे रहा है इस एल्गी को। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन। मेजॉरिटी जो होती है रेड एल्गी वो मैरीन होती है। कहाँ रहती है? विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो मोस्टली जो रेड एल्गी है वो वार्मर एरियाज में पाई जाती है, मतलब जो एरिया जो थोड़े गर्म होंगे वहां पे ये पाई जाती हैं। ये जो है दोनों जगह पर रह लेती हैं, जैसे एकदम लाइटेड रीजन्स में भी रह लेंगी और एकदम डेप्थ में भी रह लेंगी जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है या फिर बहुत कम लाइट पहुंच रही है। तो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की जो सरफेस है वहां तो प्रॉपरली लाइट पहुंच रही है, और also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। एकदम डेप्थ पे ओशियन के यहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुंच रही है, वहां पे भी रेड एल्गी सरवाइव कर सकती है, ठीक है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। देखो जहां पे भी ये मोस्ट, सम ऐसे वर्ड आते हैं ना, यहाँ पे हमको ध्यान देना रहता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो रोडोफाइसी है उसका जो रेड थैली है वो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी में मल्टी सेलुलर होती है। ओके, सॉरी, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सिंपल होती है और कुछ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये फूड किस फॉर्म में स्टोर कर रही है? द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। देखो फ्लोरिडियन नाम से हमको रेडियन, रेड ऐसा हम दिमाग में हमको स्टक करता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? रेड एल्गी में स्टोर होता है, जो बहुत ज्यादा सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में। तो रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ओके, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने हमेशा देखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, और सेक्सुअल में गैमीट्स का यूनियन होता है, ठीक है। अब इसमें they reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile spores। means इसमें जो spores हैं चाहे वो asexual हो चाहे sexual हो, non-motile होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक साइड लिख लेते हैं ताकि बाद में पूरा पैराग्राफ रीड ना करना पड़े। एक मिनट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो गैमीट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो तीनों टाइप का था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सिर्फ रेड एल्गी ही ऐसी है
जिसमें सिर्फ oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization developments। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे याद रखते हैं? पीजी पीजी ऐसे याद रख सकते हैं। कोई रेड आंटी है जो पीजी में रहने आई है, तो पीजी पीजी से इसका निमोनिक है, तो पी से पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया। अब हम इसको फिगर में देखेंगे, डायग्राम का। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पोरफायरा का एग्जाम्पल, और ये जो इसका जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ये है फ्रंट, और ये है पॉलीसिफोनिया। अब ये याद कैसे होंगे? ये याद जब होंगे जब हमको मल्टीपल बार इनकी इमेजेस देखनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार पढ़ने में याद नहीं होता है, तो इस लेक्चर का रिवीजन लगेगा। ठीक है, तो अभी जो अंडरलाइन करते जा रहे हो, बाद में सेकंड रिवीजन में वही पढ़ना है दोबारा। तो पॉलीसिफोनिया में ये ब्रांचेस है और ये मेन एक्सिस है। ठीक है, ये है पोरफायरा, ये है पॉलीसिफोनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एल्गी देख ली है, अब इसको एक बार हम टेबल से समझ लेते हैं। इस टेबल में क्या है, यहाँ पे इस साइड क्लासेस लिख दिए और इस साइड पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं सबके। तो पहले हम कॉमन नेम से चालू करते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइसी, क्लोर से हम वर्ड से मतलब समझ सकते हैं ग्रीन। फियोफाइसी इज ब्राउन कलर, रोडोफाइसी इज रेड कलर। अब पिगमेंट्स कैसे याद रखना है? देखो, जो क्लोरोफिल ए है ना वो सब में है, ठीक है। उसके बाद बीसीडी, हम सब में बीसीडी लगा देना है। अल्फाबेट्स होते हैं तो बीसीडी सारे हैं सब में। नाउ जो ब्राउन एल्गी थी उसमें ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन भी था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन। और रेड एल्गी में जो रेड कलर आ रहा था वो कैसे आ रहा था? वो आ रहा था आर फाइकोरोइरिथ्रिन से। ठीक है, अब फूड, स्टोर्ड फूड हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफाइसी में फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सेल वॉल कैसी है? क्लोरोफाइसी की सिर्फ सेलुलोज है, उसके बाद चीजें ऐड होती जाएंगी। फियोफाइसी में सेलुलोज और अल्जिन है, और रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। सेल वॉल इन तीनों चीजों से मिलकर बनी हुई है। अब हम देखते हैं फ्लैजिला की नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन, मींस कहाँ पे इंसर्ट है फ्लैजिला। तो जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें 2 to 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, जो कि इक्वल होंगे साइज में और एपेक्स पे होते हैं, तो हम उनको एपिकल बोल रहे हैं। जो फियोफाइसी है उसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, बट ये अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। यही हमने देखा जो क्लोरोफाइसी था उसके जो फ्लैजिला है वो इक्वल है, ठीक है, और एपेक्स पे लगे हुए हैं। और जो फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी है उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल है और लेटरल है। हमने देखा अभी रोडोफाइसी के स्पोर्स भी नॉन मोटाइल थे और गैमीट्स भी नॉन मोटाइल थे, इसलिए मींस इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और हैबिटेट जो है वो तीनों का सेम है, क्या? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। देखिए यहाँ पे भी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ऐसे ही रोडोफाइसी में है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। अब इसमें ध्यान देना, ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, क्या लिखा है कि जो फियोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में रेयरली ही मिलती है, ठीक है, और जो रोडोफाइसी है वो मोस्टली सॉल्ट वाटर में मिलती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ एल्गी हमने पढ़ ली है, अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, क्या क्या? मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। और ये किस एरिया में ग्रो करते हैं? दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। अभी हम फिगर से भी समझेंगे ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स,
हिल्स पे ग्रो करते हैं ये, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। नाउ एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस मींस ऐसे जो सॉइल पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो इनमें वाटर का रोल क्या है? इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट रहते तो सॉइल में है, सॉइल में ही रह रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे किस चीज के लिए डिपेंडेंट है? वाटर पे डिपेंडेंट है। ये कहाँ पाए जाते हैं? They usually occur in damp, humid and shaded localities. ठीक है। Now they play an important role in plant succession on bare rocks या bare soil. अभी हमने देखा था ये हिल्स पे ग्रो करते थे, ठीक है। और ऐसी रॉक्स जहां पे एकदम बंजर पड़ी है, ठीक है, कुछ भी नहीं उगा है, या फिर जो सॉइल है वो भी एकदम वहां पे कुछ नहीं उगता है, तो ये प्लांट सक्सेशन में भी मदद करते हैं। ये सबसे फर्स्ट होंगे जो वहां ग्रो करेंगे, वहां का जो भी कंडीशन है उसको फेवरेबल बनाएंगे कि वहां पे और दूसरे प्लांट ग्रो कर सकें। ओके। अब हमने देखा है जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल तक जाते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है, जैसे सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ा, फिर हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म तक जाएंगे वो और ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते जाएंगे, ठीक है। तो जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, ठीक है। कैसी होगी इसकी प्लांट बॉडी? इट इज थैलस लाइक, हम थैलस तो बेबी एंड प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है या फिर इरेक्ट भी हो सकता है, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। ये जो है सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच्ड होगा? इनके राइजोइड्स यूनिसेल्युलर होंगे या फिर मल्टीसेल्युलर होंगे। इनके पास ना ही ट्रू रूट्स होगी, ना ही ट्रू स्टेम, ना ही ट्रू लीफ होगा। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मींस द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो गैमीट बनाएंगे तो हम उनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं इनके पास? द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर होंगे और दोनों के अलग अलग नाम हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं, ठीक है। जो एंथीरिडियम है ये बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स बनाते हैं। कैसे एंथीरोजोइड्स बना रहे हैं? बाइफ्लैजिलेट। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेपेड होता है। किसके शेप जैसा होता है? फ्लास्क शेपेड होता है एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग बनाते हैं। देखो क्या होगा, जो एंथीरोजोइड्स हैं वो वाटर में रिलीज होंगे और आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे, ठीक है। The enterozoids are released into water where they come in contact with archegonium. जैसे ही आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे तो एंथीरोजोइड्स एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा एंड एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होगा? ये इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? मियोसिस। इसका जो जाइगोट है वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं करेगा और क्या करेगा? ये डिवाइड करके, ये मल्टीप्लाई करके मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगा जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। इसमें जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है बल्कि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है नरिशमेंट के लिए। मतलब ये जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होगा और उससे नरिशमेंट लेता है। अब अभी हमने देखा था कि इमीडिएटली मियोसिस नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लाई करके स्पोरोफाइट बना लिया था। अब क्या होगा? कुछ सेल्स जो है स्पोरोफाइट की वो रिडक्शन डिवीजन करेंगी, मींस मियोसिस करेंगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बना ली और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे। देखो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख के समझा के बताती हूँ।
ये जो एंथेरोजोइट्स थे, आप मेरे साथ साथ ही फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये एंथेरोजोइट्स थे, एग के साथ फ्यूजन हुआ, एग के साथ फ्यूजन होकर क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, ये जो जाइगोट है इसने इमीडिएटली म्यूसिस नहीं की, इमीडिएटली म्यूसिस ना करके इसने मल्टीप्लाई किया और क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट जो है वो कैसा है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट है। अब इसमें से जो कुछ सेल्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे सम सेल्स, इन्होंने म्यूसिस करके और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए। ठीक है, कुछ सिर्फ कुछ ही सेल्स ने म्यूसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, फिर यही जो स्पोर्स हैं यही जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे, और ये जो गैमेटोफाइट है वापस गैमीट्स बनाएंगे और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेंज कलर ऑफ पेन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इतनी ज्यादा, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, बट इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखते हैं। कुछ मॉसेस होती हैं वो फूड प्रोवाइड करती हैं हर्बेशियस मैमल्स को, मींस ऐसे मैमल्स जो हर्ब्स खाते हैं, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड करती हैं। एक स्पीसीज है स्फेगनम की, स्फेगनम एक मॉस है, ये क्या प्रोवाइड करती है, पीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, देखो बॉक्सेस बनाते जा रही हूँ, ये पीट प्रोवाइड करती है जो कि काफी लंबे समय से फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होता आ रहा है। ठीक है, और इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जब कोई लिविंग मटेरियल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उसको हम स्फेगनम से पैक करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ओके, बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। नाउ जो मॉसेस होती हैं अलोंग विद लाइकेंस, लाइकेंस क्या थे, एल्गी प्लस फंगस, तो मॉसेस लाइकेंस के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स पे कॉलोनाइज करेंगे, मींस रॉक्स पे कॉलोनी बनाएंगी। ऑब्वियसली अब जब इन्होंने कॉलोनी बना ली उसके बाद तो पूरा इकोसिस्टम वहां डेवलप हो जाएगा, बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे, इसलिए ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, ये कैसे वहां पे एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, दे डिकम्पोज रॉक्स, रॉक्स को डिकम्पोज करके जो भी सबस्ट्रेट बनाएंगे उसको इतना सुटेबल बना देंगे कि जो हायर प्लांट्स है उनकी ग्रोथ हो सके। और ये क्या करते हैं, ये एकदम डेंस मैट बना देंगे सॉइल पे, तो फिर क्या होगा, जब बारिश होगी ना तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो जो सॉइल बनी है ना उसका इरोजन नहीं होगा, मतलब ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट कर रहे हैं। नाउ ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लीवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लीवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लीवरवर्ट्स हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। हम दोबारा पढ़ेंगे, लीवरवर्ट्स यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट रीजन्स में, शेडी हैबिटेट्स में, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज और डीप इन द वुड्स। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट की उसको हम थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अभी भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड ही है, एल्गी में भी थैलॉइड थी, लीवर ये जो ब्रायोफाइट्स है उनमें भी थैलॉइड है। इसका एग्जांपल है मर्केंशिया, अभी हम इमेज में भी देख लेंगे। इसका जो थैलस है वो कैसा होता है, थैलस इज डोर्सीवेंट्रल, डोर्सीवेंट्रल होता है और क्लोजली अपेरेंट टू द सबस्ट्रेट, एकदम क्लोजली चिपका हुआ होता है सबस्ट्रेट से। जो लीफी मेंबर्स होते हैं इनके हैव tiny leaf like appendages in two rows, मींस जो लीफी मेंबर्स हैं उनके छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं दो रोज में, किसमें, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। क्यों, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स तो कुछ है नहीं, उन जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। नाउ
Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thallus. हमने देखा है asexual reproduction fragmentation से होता है. अब ये fragmentation कहाँ हो रहा है और कैसे होगा? और by the formation of specialized structures called gamma. अब आप जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं और सिंगुलर गैमी या फिर सिंगुलर में गैमा बोल सकते हैं. देखो या तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है या फिर गैमा बनते हैं. कैसे जो गैमी होते हैं वो क्या होते हैं? ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कहाँ डेवलप करते हैं? विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैली. में जो थैलस है, थैलस में गैमा कप्स बने हुए होते हैं. इन्हीं गैमा कप्स के अंदर गैमा बनते हैं. देखो हम इमेज में देखते हैं, ये जो है गैमा कप्स, इनके अंदर ही गैमा बनेंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. द गैमीट बिकेम अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. ये जो गैमा है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स में जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं. ओके, नाउ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं या तो ये सेम थैलस पे डेवलप होंगे या फिर डिफरेंट थैलस पे डेवलप होते हैं. ओके, जो इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस किस में डिफरेंशिएट होता है? वो डिफरेंशिएट होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है. ओके, आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. म्यूसिस होती है, उसके बाद जो स्पोर्स बनेंगे कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बने होते हैं. अब यही स्पोर्स जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनते हैं. अभी हमने ऊपर जब मॉस पर हम उसके ऊपर हमने देखा था, जनरल आइडिया लिया था, ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यूस होती है. ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाते हैं. नाउ हम यहाँ थोड़ी इनका डायग्राम देखते हैं. ये जो फर्स्ट ए डायग्राम है ये है लिवरवर्ट का. इसमें ये क्या है? मार्केंशिया दिख रहा है. नाउ अब हमें याद कैसे रखना है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल. देखो जनरली फीमेल्स हैं वो सुंदर सी होती हैं, तो जो खिला हुआ फ्लावर है ना ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉयज थोड़े मुरझाए हुए से, तो ये मुरझाया हुआ फ्लावर से हम मेल सोच सकते हैं. तो ये है आर्किगोनियोफोर होगा और ये एंथ्रेरियोफोर होगा. ठीक है, बाकी ये दोनों ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये राइजोइड्स हैं, ये गैमा कप्स हैं जिनके अंदर गैमा बनेगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स थे. अब हम देखते हैं मोसिस. मोसिस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइट होती है. ठीक है, और गैमेटोफाइट भी दो स्टेज का होता है. कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा और सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज. हम यहाँ कैसे रखेंगे? प्रोटोनीमा इज प्रो मीन्स फर्स्ट. जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनीमा होगी, जो कैसे डेवलप होती है? विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है. उसके बाद इसी प्रोटोनीमा से बडिंग होगी और लीफी स्टेज बनेगी. तो सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड के फॉर्म में डेवलप होती है. तो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स. ये कैसे होते हैं? ये एकदम स्ट्रेट, ये अपराइट होते हैं, इनकी सिलेंडर एक्सिस होती है और ये स्पाइरली अरेंज, इनके पास स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. ये soil से कैसे अटैच होंगे? इनके जो राइजोइड्स हैं वो कैसे हैं? मल्टीसेल्युलर और ब्रांच है. अभी हमने देखा था लीवर बर्ड्स में वो या तो यूनिसेल्युलर थे या तो मल्टीसेल्युलर थे, बट मोसिस में ये मल्टीसेल्युलर और ब्रांच राइजोइड्स होते हैं. ये जो स्टेज है इस स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोसिस में वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होगा और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में. ठीक है, बडिंग हो रही है तो क्या बन रहा है? लीफी स्टेज बन रही है. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स. जो लीफी शूट्स हैं उनके एपेक्स पे एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बनते हैं. ओके, After fertilization, the zygote develops into a sporophyte. वही सेम साइकिल है, जाइगोट बना, जाइगोट फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट्स में और स्पोरोफाइट डेवलप होता है फूड, सीटा, कैप्सूल.
किसमें हो रहा है? फूड सीधा कैप्सूल में। तो द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबरेट देन इन लीवरवर्ट्स। वही हमने पढ़ा, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे जो कैरेक्टर्स है वो और अच्छे से डिफरेंशिएटेड और मोर एलेबरेट होते जाएंगे। ओके, जो इसमें जो कैप्सूल है वो कैप्सूल में ही स्पोर्स होंगे, और स्पोर्स कब बनते हैं? म्यूसिस के बाद। सो स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस and the mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal। ये लीवर वर्ड में ये लाइन नहीं लिखी थी, जो मोसेस हैं उनके पास एलोबरेट मैकेनिज्म होती है स्पोर डिस्पर्सल की। अब हम इसके कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। इसके एग्जांपल्स करने की ट्रिक है कि जो होते हैं मोसा, तो वो एसपी है और फनी है। तो मोसा एसपी फनी है। हम मोसा से मोसिस, एसपी से जो एस है वो स्फेगनम है, पी इज पॉलीट्राइकम एंड फनी इज फ्यूनेरिया। ओके, नाउ टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स क्या होते हैं? टाइडोफाइट्स में दो चीज आती हैं, एक हॉर्सटेल्स और फॉर्म्स, दो चीज आती हैं। तो टाइडोफाइट्स में हम किस लिए यूज करते हैं? टाइडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड एज सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में भी यूज होता है। They are frequently grown as ornamentals। Ornamentals क्या होते हैं? हम ना घर की सजावट, जो सजावट करने के लिए इन प्लांट्स को लगा लेते हैं, तो वो ornamental होते हैं। Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem। Evolutionary पहले terrestrial plants हैं जिनके पास vascular tissues है, जिनके पास xylem और phloem है। इनके बारे में और अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? The pteridophytes are found in cool, damp, shady places। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। बट कुछ ऐसे हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लरिश कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्लांट्स जो सैंडी सॉइल कंडीशंस में फ्लरिश करेंगे? दैट आर टाइडोफाइट्स। तो यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्या है कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफाइट होते हैं। However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte। देखो, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही है, जो कि अब डिफरेंशिएट हो जाएगा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स में। ब्रायोफाइट्स तक ये सब नहीं बना था, ठीक है। और ये जो ऑर्गन्स हैं, अब ट्रू स्टेम आ गया, ट्रू रूट, तो इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज होगा। अब हम देखेंगे लीव्स। लीव्स कैसी होंगी? जो लीव्स होती हैं टाइडोफाइट्स में, वो स्मॉल होंगी या लार्ज भी हो सकती हैं। तो स्मॉल को हम माइक्रोफेस बोल रहे हैं। जहां भी फेस वर्ड आएगा मींस लीव्स, और माइक्रो मींस स्मॉल। तो माइक्रोफेस किसमें मिलती है? हमको सिलेजिनियला में मिलती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। और जो फर्न्स होते हैं उनमें लार्ज लीव्स होती है, दैट इज माइक्रोफेस। तो द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजियम होंगे दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। मींस फिल्स, अभी हमने देखा फिल्स मींस लीव्स होता है, तो जो स्पोरोफिल्स हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया है। अब क्या होता है, कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स हैं वो एकदम डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिनको हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सिलेजिनेला और इक्विसेटम, इनमें स्ट्रोबिलाई और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर्स बनाएंगे कैसे? The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell। देखो, ये मान लो स्पोर मदर सेल्स हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया है। इन स्पोरेंजिया के अंदर meiosis होगी और वो स्पोर्स बनाएंगे। ओके, ये स्पोर्स कैसे हैं? ये जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे? The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स, जिनको हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। कैसा है ये? फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ये जो गैमेटोफाइट्स हैं वो कैसी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए? These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water और फर्टिलाइजेशन। देखो, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है, तो ये कहाँ ग्रो कर पाएंगे? ये वहीं ग्रो कर पाएंगे जहां पे पानी होगा। इसलिए जिनकी जो भी
पॉपुलेशन है वो लिमिटेड हो गई है, जो इनका स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स का वो लिमिटेड हो गया है, जो रेस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स तक ही। जो गैमेटोफाइट्स हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन हम एंथीरिया बोलते हैं, फीमेल इज आर्किगोनिया। देखो वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरियोजोइड्स, एंथीरियोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, और जो मेल गैमीट से रिलीज हुए हैं एंथीरिया से वो वाटर के थ्रू आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे। अब वहां पे एग है तो जो मेल गैमीट है उसका फ्यूजन होगा एग से जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट है, तो जाइगोट बन जाएगा। ओके अब ये जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। ये जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि डोमिनेंट फेज होता है स्टेटोफाइट का। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट है वो होता था डोमिनेंट फेज, लेकिन टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड। देखो मोस्टली तो सारे स्पोर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो हम उनको होमोस्पोरस बोल रहे हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज है जिनमें हेटेरोस्पोरस स्पोर्स भी हैं, मींस कुछ बड़े स्पोर्स हैं और कुछ छोटे स्पोर्स हैं। वो कौन से स्पीसीज हैं? वो है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये दोनों हेटेरोस्पोरस हैं। तो जो द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट and give rise to female and male gametophytes respectively। जो मेगास्पोर है वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी और जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes। जो female gametophytes हैं इन plants में वो parent sporophytes के ऊपर ही retain रहती हैं for variable periods। ठीक है, मींस अलग अलग प्लांट में जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा। नाउ ये जो जाइगोट का हुआ था, अब ये जाइगोट कहाँ किस फॉर्म में डेवलप करेगा? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज कहाँ पे होगा? ये टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही यंग एम्ब्रियो बनेगा। ये सबसे पहले टेरिडोफाइट में हो रहा है। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ये किसका प्रिकर्सर है? सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। Okay, now the pteridophytes are further classified into 4 classes। 4 classes में divided हैं, जो कि एक है साइलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटा, नाम से ही दिख रहा है। देखो सब में ऑप्सिडा 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 है ना, तो ये टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लाइकोप्सिडा। देखो लाइकोप्सिडा में जो एल है इसके एग्जाम्पल्स में भी एल है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, फ्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। जो स्फिनोप्सिडा है उसके एग्जाम्पल है इक्विसेटम। जो डायोप्सिडा है उसमें आते हैं डायोप्टेरिस, टेरिस, ये दोनों तो इसके ही नाम के साथ आ जाते हैं। एक होता है एडियंटम, इसको हम डीएपी से याद रख सकते हैं, जो कि डायोप्टेरिस, एडियंटम और टेरिस होता है। ठीक है, अब ये हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो ए जो है वो सिलेजिनेला, ये मल्टीपल टाइम जब आप देखोगे किसी फिगर को जब वो याद होगा। ये सिलेजिनेला है, ये स्टेम्स हैं, लीव्स, ये स्टेम है, ये जो है वो लीव्स हैं और ये रूट्स हैं। ठीक है, ये जो बी एग्जांपल है वो है इक्विसेटम का। हमने देखा था इसमें क्या है, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बन जाती है, दिख रहा है? ये हमको स्ट्रोबिलस दिख रहा है, ये हमको नोड्स दिख रही हैं। जो दो नोड्स के बीच में जगह है वो इंटरनोड होती है। इसमें ब्रांचेस भी हैं, तो ब्रांच, और ये राइजोम है नीचे, ये राइजोम। ठीक है, ये राइजोम है। नाउ थर्ड इमेज किसकी है? थर्ड इमेज है फर्न की और फोर्थ इमेज है सल्विनिया। सल्विनिया जैसे सैलेड होती है ना या सैंडविच हमें से, तो ये लेयर्स होती है ना एक के ऊपर एक, तो वो इनकी लीव्स भी ऐसे दिख रही है जो कि एक के ऊपर एक है, तो इससे हम सल्विनिया याद रख सकते हैं ना। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स को हम डिफरेंट दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है जिम्नोस दैट इज नेकेड, और स्पर्मा जो कि होता है सीड्स। आर प्लांट्स हैं in which ovules are not enclosed by any ovary wall। इनमें जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं है और एक्सपोज्ड रहते हैं, इसलिए हम इनको नेकेड सीड बोल रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन के पहले भी। नाउ ये जो सीड्स हैं
The seeds that develop post fertilization are not covered. मीन जो seeds post fertilization के बाद में बन रहे हैं वो भी covered नहीं है. That is naked. तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्रीज होते हैं या फिर टॉल ट्रीज, श्रब्स. क्या क्या? मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब्स जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं. One of the gymnosperms, the giant redwood tree, Sequoia, is one of the tallest tree species. जितनी भी tallest tree species हैं उनमें से एक एग्जाम्पल है Sequoia, जो कि giant redwood tree है, जो कि gymnosperm है. उनकी roots कैसी होती हैं? The roots generally are tap roots. Okay, roots in some genera have fungal association in form of mycorrhiza, जैसे pinus. मतलब कि किसी किसी जो जीनस में प्लांट्स हैं उसमें की जो रूट्स हैं उसमें फंगस साथ में रहती है जिसको माइकोराइजा बोलते हैं. इसका एग्जांपल है पाइनस. वाइल इन सम अदर्स साइकस, इसका एग्जांपल है साइकस. साइकस में क्या हो रहा है? स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलेलॉइड रूट्स are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. मींस साइकस जो है उसमें छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट्स हो गई हैं, उनको हम कोलेलॉइड रूट्स बोल रहे हैं. उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहता है. अब हम देखते हैं स्टेम्स. ठीक है, तो जो साइकस है उसका स्टेम अनब्रांच होता है और जो पाइनस और सेड्रस है उसका स्टेम ब्रांच होता है. ओके, द लीव्स में बी सिंपल या कंपाउंड. सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है. इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स. साइकस में जो पिन्नेट लीव्स है वो कुछ इयर्स तक रहती है. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity in wind. इनकी जो leaves होती हैं वो इस स्ट्रक्चर की होती है कि जो एक्सट्रीम्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड है उनको अडाप्ट कर सके. जैसे नीडल लाइक लीव्स होंगी, जैसे कहाँ रखो, जैसे कॉनिफर्स हैं अगर, तो उनकी लीव्स जो है वो नीडल लाइक हो जाएंगी. इसके कारण क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा. ठीक है, और उनकी जो क्यूटिकल भी थिक होगी, संकन स्टोमेटा होंगे. का हेल्प क्या है? ये वाटर लॉस होने में कम कर देंगे, वाटर लॉस नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो नाउ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. ठीक है, डायरेक्ट है कि जो जिम्नोस्पोरस हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं. दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स. ये क्या बना रहे हैं? ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर बना रहे हैं. द two kinds of spores are produced within sporangia. Sporangia के अंदर दो kind के spores बनते हैं that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form a lax or compact strobili or cones. हम फिर से पढ़ेंगे कि ये दो kinds के spores हैं, दो types के spores हैं. ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं. स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर लगा हुआ है. और जो स्पोरोफिल्स है वो कैसे अरेंज है? एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज्ड है, जो कि मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई या कोन्स बना रहा है. ठीक है, अब स्ट्रोबिलाई के पास क्या है? द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स and microsporangia are called microsporangiate. Means जिनके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं. The microspores develop into a male gametophytic generation. जो the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. इसका मीन्स क्या है? देखो, दो स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. यहाँ पे माइक्रोस्पोर की बात हो रही है. जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप होगा और एकदम रिड्यूस होके कंफाइंड होकर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही बचेंगी. ठीक है, तो ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है इसको हम पोलन ग्रेन बोल रहे हैं. Okay, so that reduced gametophyte is called a pollen grain. Now, the development of pollen grains take place within the microsporangia. ये जो डेवलपमेंट होगा pollen grains का, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा. अब हम मेगास्पोरेंजिया की बात करेंगे. The cones bearing megasporophylls with ovules means megasporophylls with ovules. इसको हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं या फिर मेगास्पोरेंजिया.
देखो ओव्यूल जो है उसको हम मेगा स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब ओव्यूल मेगास्पोरोफिल के साथ है तो उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। देखो फिर से देखते हैं, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स के साथ नहीं है तो उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। देखो किसी किसी स्पीसीज में क्या होगा, जो मेल्स और फीमेल्स कोन है वो एक ही ट्री पे होंगी। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पाइनस। पाइनस में एक ही ट्री पे मेल और फीमेल कोन है, लेकिन जो साइकस होता है इसमें क्या है, अलग अलग ट्रीज पे मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग ट्रीज पे है, ठीक है। Now, the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of nucellus. देखो nucellus present होता है, उसकी जो सेल है तो कोई एक सेल से डिफरेंशिएट होके, देखो ये ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं which may be clustered to form the female cone, जो क्लस्टर होके फीमेल कोन्स बनाएंगे। ओके, नाउ द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो म्यूसिस करेगी और 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। क्या है, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, जिसमें से जो एक मेगास्पोर है, वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द स्पोरेंजियम। तो सिर्फ 4 बनाए, जिसमें से सिर्फ जो एक मेगास्पोर रहेगा ना वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा और डेवलप कर जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट इज डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। देखो ये टफ है तो इसकी बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। नाउ ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें क्या होगा, डेट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनी है इसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ओके, the multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium। जो multicellular female gametophyte है वो भी megasporangium के अंदर ही रहेगी। अभी हम पढ़ते हैं क्यों। देखो क्या था ना, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में तो क्या था ना, वो फ्री लिविंग थी। जो गैमेटोफाइट था ना वो फ्री लिविंग होता था और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था। बट अब यहाँ से उल्टा हो गया है, चेंज हो गया है। तो unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस नहीं है उनका। ओके, they remain within the sporangia retained on the sporophyte। देखो मान लो ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया है। ओके, अब इसी स्पोरेंजिया से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स लगे हुए हैं। आया समझ में। द pollen grains is released from the microsporangium। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम से pollen grains रिलीज होंगे और हवा की मदद से ये मेगास्पोरोफिल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये ओव्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो they are carried in air currents, एयर के थ्रू उड़ के आए and come in contact with the opening of the ovules board on megasporophylls। देखो हम इसको भी समझते हैं, ये जो है क्या है, ये मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। अब मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है। अब जो ओव्यूल की ओपनिंग है वहां पे पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ रहा है। तो the pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules। देखो यहाँ तक पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, यहाँ पे ये पोलन ट्यूब है। क्या हो रहा है ना, the pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules। देखो पोलन ग्रेन्स जो हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल था
पोलन ग्रेन्स है तो यहाँ पोलन ट्यूब होती है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को लेके जा रही है आर्किगोनिया के पास, ओव्यूल्स में लेके जा रही है पोलन ट्यूब, और क्या करेगी, वहां से पोलन ट्यूब से जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देगी, कहाँ पे, नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर देगी पोलन ग्रेन्स को। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर देखो पहुंच गया, पोलन ग्रेन पहुंच गया, एग था हमारे पास, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, और ओव्यूल्स डेवलप करते हैं सीड्स में, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और फिर जो ओव्यूल्स होंगे वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। और द सीड्स आर नॉट कवर्ड, जो सीड्स होंगे वो इसमें कवर नहीं होंगे, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, ये है साइकस की इमेज, देखो कई बार बोलेंगे तो वो याद होगा, ये साइकस की इमेज, और दिस इज पाइनस एंड दिस इज गिंको। गिंको में देखो ये सीड्स हैं, ये लॉन्ग शूट्स हैं, और ये ड्वार्फ शूट्स हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, देखो जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नेकेड होते थे, बट एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड होंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स, देखो एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स हैं वो फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। अभी हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में क्या था, नेकेड थे, ठीक है। तो द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, देखो एंजियोस्पर्म्स में एकदम लार्ज ग्रुप आता है प्लांट्स का, जिनके हैबिटेट्स भी अलग अलग हैं, साइज भी इनकी बहुत ज्यादा डिफर करती है। जैसे स्मॉलेस्ट प्लांट जो होगा इसको वॉल्फिया बोल रहे हैं, भी एंजियोस्पर्म में आता है, और जो टॉलेस्ट जैसे बहुत टॉल ट्रीज जैसे इक्विलिप्टस जो 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो वॉल्फिया जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो भी इसी में आ रहा है, और इक्विलिप्टस जो कि 100 मीटर्स तक ग्रो करता है वो भी एंजियोस्पर्म के अंदर ही आ रहा है। इनका क्या रोल है, दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, medicines and several other commercially important products हमको एंजियोस्पर्म्स प्रोवाइड करते हैं। They are divided into two classes, ये क्या है, दो क्लासेस में डिवाइड है, एक होता है डाइकोटिलेडन्स, एक होता है मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तो ये है डाइकोट का एग्जांपल और ये है मोनोकोट का एग्जांपल। इसके बारे में और डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो और हायर चैप्टर्स में जब हायर क्लासेस में आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। नाउ समरी plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Okay, algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organisms. Just read with me. Depending on the type of pigment possess, कौन सा इनमें पिगमेंट है और किस टाइप का फूड वो स्टोर करते हैं। एल्गी क्लासिफाई होती है 3 क्लासेस में, जो कि मेन है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। एल्गी जो होती है यूजुअली रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली, किससे, फ्रेगमेंटेशन से, और एसेक्सुअली कैसे करेगी, वो स्पोर्स बनाएगी, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएगी, और सेक्सुअली कैसे करती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन करें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो oogamie भी शो करता है, एनाइसोगैमी भी शो कर सकता है, और oogamie भी शो कर सकता है। ये हमने देखा एल्गी की समरी। नाउ ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स व्हिच कैन लिव इन सॉइल, ठीक है, जो सॉइल में रह सकते हैं बट पानी पे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Their plant body is more differentiated than that of algae. जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाएंगे कैरेक्टर्स और ज्यादा डिफरेंशिएट होते जाएंगे। Okay, so it is thallus-like and prostate or erect. Okay,
एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दे पोजेस, इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। और ब्रायोफाइट्स दो चीजों में डिवाइड थे, एक है लीवरवर्ड्स, एक था मॉसेस। जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ड्स की वो थैलॉइड है और डॉर्सीवेंट्रल है, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर एज इट इज, जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ड की वो थैलॉइड है और डॉर्सीवेंट्रल होती है। वेयरएज जो मॉसेस है, मॉसेस की बॉडी कैसी होती है? जो मॉस की बॉडी अपराइट सिलेंडर एक्सिस होती है जिनमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, ठीक है। अब द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो गैमीट प्रोड्यूसिंग होती है। कैसी? गैमीट प्रोड्यूसिंग। क्या है यहाँ पे? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीरिडिया, इसमें क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको एंथीरिडिया बोलते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। The male and female gametes produced fuse, जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने हुए हैं वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट मल्टीप्लाई करके मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगा जिसको हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। देन स्पोरोफाइट पर मेयोसिस होगी और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट्स बना देंगे। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स। In टेरिडोफाइट्स the main plant is a sporophyte। मेन अब टेरिडोफाइट्स से जो मेन प्लांट है, जो डोमिनेट है, वो स्पोरोफाइट हो जाता है, जो कि डिफरेंशिएट हुआ है ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स। और ये पहले ऐसे हैं जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, मींस इनमें जो स्पोरोफाइट्स हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं जो कि स्पोर्स बना रहे हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स। अब ये स्पोर्स हैं जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे जिनको विच रिक्वायर कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो, जिनको कूल और डैम्प प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। क्या जो गैमेटोफाइट्स हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एंथीरिडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया जो कि फीमेल होता है, ओके। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू आर्किगोनियम। देखो वाटर की जरूरत पड़ती है, टेरिडोफाइट्स में भी ब्रायोफाइट्स में भी वाटर की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ रही है मेल गैमेट्स को ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। फिर वहां पे जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यही जो जाइगोट है ये प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट को। द जाइगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स की समरी। The gymnosperms are the plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall। देखो जिम्नोस्पर्म्स में क्या है? नेकेड सीड्स होती थी। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूल्स हैं वो किसी भी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं है। After fertilization, the seeds remain exposed and after fertilization जो seeds हैं वो exposed रहते हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को हम naked seeded plants बोलते हैं। The gymnosperms produce microspores and megaspore। देखो जिम्नोस्पर्म्स में दो स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो किसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर बना है मेगास्पोरेंजिया में। और ये दोनों कहाँ पे लगे हुए हैं? ये दोनों लगे हुए हैं स्पोरोफिल्स में। आया समझ में? नहीं आया तो रिपीट करके सुनो। नाउ द स्पोरोफिल्स दैट इज microsporophils and megasporophils are arranged spirally on axis। एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज होते हैं। फिर अरेंज होके क्या बना रहे हैं? ये मेल कोन बना रहा है और फीमेल कोन बना रहा है, ठीक है। देखो जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो फीमेल कोन बनाएगी, जो मेगास्पोरोफिल है वो मेल कोन बनाएगी। नाउ द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स। ये जो पोलन ग्रेन है जर्मिनेट करेंगे, ओके। एंड पोलन ट्यूब रिलीजेस द मेल गैमीट इनटू द ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमीट को रिलीज कर देगी ओव्यूल में, वेयर जहां पे वो एग के साथ फ्यूज करेगा। आर्किगोनियम जो है उसमें एग सेल है। अब यहाँ पे जो मेल गैमीट आया है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा, ठीक है।
फ्यूजन करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट डेवलप होगा, ठीक है, जाइगोट बना, अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। ओके, नाउ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, दैट इज डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। ओके, ये हमने प्लांट किंगडम पूरा खत्म कर लिया है। थैंक यू। अब नहीं करना क्या है, इसको जो भी चीज जो है ब्रैकेट बनी हुई है उनको दोबारा से फिर से पढ़ना है। ओके, और इमेजेस कब याद होंगी, जब उनको आप बार बार देखोगे, ऐसे याद होंगी।